आज की कहानी पांचवी दिशा। लेखक सुशांत सुप्रिय। हम सब पिता को एक अंतर्मुखी व्यक्ति के रूप में जानते थे। दादाजी की मौत के बाद खेती बाड़ी का दायित्व तो उनके कंधों पर आ गया था, लेकिन शायद वे अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं थे। मुझे अक्सर लगता था कि शायद वे कुछ और ही करना चाहते थे। शायद उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और ही था। मां पिता से ज्यादा दुनियादार महिला थी। खेती बाड़ी की देखरेख का काम मां और मामा ने संभाल लिया, इसलिए घर की गाड़ी बिना लड़खड़ाए चलती रही। तब मैं 14 साल का था और गांव की पाठशाला में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन पिता ने घर में घोषणा की कि वे एक हॉट एयर बैलून बनाएंगे और उसमें बैठकर ऊपर आकाश में जाएंगे। घर परिवार और गांव में जब लोगों ने यह सुना तो वे तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि उनका दिमाग खिसक गया है। किसी ने गांव के ओझा को बुलाकर उनका इलाज करवाने की बात की। मां ने भी इसे पिता की सनक बताया और उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहा, किंतु पिता अपनी बात पर कायम रहे। नियत दिन पिता अपने गुब्बारे के साथ गांव के बाहर के मैदान में पहुंचे। आधा गांव उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया था। मां रो रही थी। पिता ने मां का हाथ पकड़कर कुछ कहा, फिर वे मेरी ओर मुड़े। बेटा, मां का ख्याल रखना। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने अपने तकिए के नीचे तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ी है, उसे पढ़कर तुम समझ जाओगे। प्यार से मेरा माथा चूमते हुए बोले। उनका आशीष पाने के बाद भी मेरा गला रुंध गया था। मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पा रहा था। पिताजी, आप किस ओर जाएंगे? मैंने भर्राई आवाज में पूछा। वे कह सकते थे जिस ओर हवा ले जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं चारों दिशाओं में से किसी ओर नहीं जाऊंगा। न पूरब की ओर, न पश्चिम की ओर, न उत्तर की ओर, न दक्षिण की ओर। अपने जाने की दिशा मैं खुद तय करूंगा। उस दिन हवा जरूर बंद रही होगी, क्योंकि उनका गुब्बारा सीधे ऊपर की ओर उठा, मैदान के ठीक ऊपर, एक 5वीं दिशा में। ऊपर उठता हुआ वो गुब्बारा लगातार छोटा होता जा रहा था, छोटा और छोटा। जब वो दिखने और ओझल होने की सीमा रेखा पर पहुंचा तो एक आश्चर्यजनक बात हुई। ओझल होने की बजाय वो हॉट एयर बैलून जैसे वहीं स्थित हो गया, बीच आकाश में टंग सा गया। हम सब शाम होने तक गुब्बारे की ओझल हो जाने की प्रतीक्षा करते रहे। अंधेरा होने पर हम घर लौट आए। मैं दौड़कर पिता के कमरे में गया और उनके तकिए के नीचे से मैंने अपने नाम लिखा उनका पत्र उठा लिया। पिता ने उस पत्र में लिखा था, बेटा, पहले पहल जो भी लीक से हटकर कुछ करना चाहता है, लोग उसे सनकी और पागल कहते हैं, लेकिन अपने सपने को साकार करना आदमी के अपने हाथ में होता है। दिशा को यह तय नहीं करने दो कि वो तुम्हें किधर ले जाएगी। अपने जीवन की दिशा तुम खुद तय करो। जरूरी नहीं कि जिधर सब जा रहे हो वो दिशा तुम्हारे लिए भी सही हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं गांव के बाहर मैदान की ओर भागा। वो अब भी वहीं था, पिता का गुब्बारा दिखने और ओझल होने की सीमा रेखा पर टंगा हुआ। घोर आश्चर्य! दरअसल पिता कहीं नहीं गए थे, वे वहीं मौजूद थे, अपने गुब्बारे के साथ जुड़ी बड़ी सी टोकरी में बैठे हुए, बहुत ऊपर से हमें देखते हुए। दिन बीतने लगे। पिता का गुब्बारा वहीं मौजूद रहा, अधर में टंगा हुआ। 10वें दिन मामा और गांव के बड़े बुजुर्गों ने शहर से एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया। मां, मामा, मैं और गांव के सरपंच उसमें सवार होकर गुब्बारे की दिशा में उड़ चले। हम वहां पहुंचकर पिता को समझा बुझाकर नीचे ले आना चाहते थे, किंतु तब हमारे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब हमने पाया कि जितना हम पिता के हॉट एयर बैलून की ओर उड़ते चले जाते, वो गुब्बारा हमसे उतना ही दूर होता चला जाता। हेलीकॉप्टर और गुब्बारे की दूरी निरंतर उतनी ही बनी रहती जितनी पहले थी।
ये क्या पहेली थी। हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म होने लगा। हार कर हम लोग वापस लौट आए। इस घटना के कुछ दिन बाद मां और मामा ने मैदान में एक महायज्ञ करवाया ताकि पिता को दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिल सके, उन्हें सद्बुद्धि मिले और वे वापस लौट आए। किंतु पिता का गुब्बारा अपनी जगह यथावत टिका रहा। 1 महीना बीत गया। पिता के बारे में मेरी चिंता बढ़ने लगी। वे अपने साथ जो खाने पीने का सामान लेकर गए थे, अब तो वो भी खत्म हो गया होगा। वे क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, मैं सोचता रहता। कई बार मैं इस उम्मीद में रात में चुपके से घर से बाहर निकलकर मैदान में चला जाता कि शायद रात्रि के गुप्त अंधकार में वे नीचे उतर आएंगे। कई बार मुझे लगा भी कि पिता जैसी कोई आकृति मैदान में मौजूद है और गुब्बारे जैसी कोई चीज बहुत नीचे मैदान पर मंडरा रही है। किंतु घने अंधेरे में केवल तारों की रोशनी में निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना नामुमकिन था। तो क्या पिता रात के अंधेरे में खाने पीने के सामान और ईंधन की तलाश में नीचे जमीन पर उतर आते थे, या वो मेरा भ्रम था? फिर सर्दी आ गई। दोपहर तक धुंध छाई रहती। जब धुंध छटती तो पिता का गुब्बारा दूर आकाश में लटका हुआ नजर आता। तब मुझे उनकी कमी बहुत शिद्दत से खलती। मुझे लोक कथाएं सुनाने वाला अब कोई नहीं था। पशु पक्षियों, मछलियों और पेड़ पौधों की बारीकियां बताने वाला अब कोई नहीं था। गांव में लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते। कोई कहता शायद पिता को सपने में किसी देवी देवता ने दर्शन दिया होगा, शायद वे सशरीर स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। कोई कहता दुनिया से डरकर वे यहां से भाग खड़े हुए। कोई कहता बेकार बैठे बैठे उनका दिमाग खराब हो गया था। अक्सर मैं सोचता, यदि पिता ऊपर बीमार हो गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? ऊपर तो एक भयावह खालीपन होगा। सर्दी, गर्मी, आंधी, बरसात में वे ऊपर कैसे अकेले रहते होंगे? क्या उन्हें कभी हमारी याद नहीं आती होगी? पिता को ऊपर गुब्बारे में गए लगभग 1 साल हो गया था। हम लोग उन्हें भूलने से लगे थे। घर में केवल मैं ही था जो कभी कभी उनकी याद आने पर रात में तकिए में मुंह छिपाकर रो लेता था। अचानक एक दिन गांव में बाहर के मैदान में हवा में से कुछ पर्चे गिरने लगे। मैं भी दौड़कर वहां पहुंचा। उन पर्चों में लिखे अक्षरों को मैं पहचान गया। ये पिता की हाथ की लिखावट थी। उन पर्चों को लेकर हम सब सरपंच जी के पास गए। उन पर्चों में पिता ने चेतावनी दी थी कि गांव के बगल से गुजरती तिस्ता नदी में तीसरे दिन बाढ़ आने वाली थी। पिता ने सबको गांव से दूर किसी ऊंची जगह पर चले जाने की सलाह दी थी। पंचायत की बैठक में कई लोगों ने इस बात को बकवास करार दिया, लेकिन सरपंच जी और अधिकांश पंचों की राय पर अधिकतर लोग दूसरे ही दिन गांव के बाहर के मैदान में इकट्ठा हो गए, जो कि ऊंची जगह पर था। जैसा पिता ने कहा था वैसा ही हुआ। नदी में तीसरे दिन ही भयानक बाढ़ आ गई, लेकिन पिता की भविष्यवाणी की वजह से जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर तो एक सिलसिला सा बन गया। जब भी गांव को किसी प्राकृतिक आपदा में खतरा होता, पिता की लिखावट वाला पर्चा मैदान में पहले से गिरा मिल जाता। इस पूर्व चेतावनी से हम सब आपदाओं के प्रकोप से बच जाते। हमारा गांव समुद्र के किनारे नदी के मुहाने के पास था। कई बार हम समुद्री चक्रवात के कोप से पिता के भविष्यवाणी की वजह से बच पाए। कई बार उन्होंने हमें पहले ही टिड्डी दलों के आने के बारे में सचेत कर दिया। इस तरह वे हम सब के लिए हवा में लटकी ईश्वर की आंख से हो गए। ये 1960 के दशक के शुरुआती साल थे। उस समय भारत ने इनसैट श्रृंखला के उपग्रह नहीं छोड़े थे, जो मौसम संबंधी जानकारियां हमें दे पाते। तब घर घर में टेलीविजन भी नहीं था। मौसम की पूर्व सूचना दे पाने का काम बेहद कठिन था। हम सब हैरान होते कि पिता ये सब समय से पहले ही कैसे जान जाते होंगे। मेरे मन के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद बची थी कि शायद एक दिन पिता वापस लौट आएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वे हमारे लिए होकर भी नहीं थे, नहीं होकर भी थे। वर्ष बीतते गए। गांव की पाठशाला से पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी नौकरी लग गई। फिर मेरी शादी हो गई। मेरे घर बेटे ने जन्म लिया। मां मेरे साथ ही शहर में रहने चली आई, किंतु हम सब साल में एक बार गांव जरूर आते।
पिता का गुब्बारा तब भी हमें दिखने और ओझल होने की सीमा रेखा पर वैसे ही स्थित नजर आता। गांव में कई लोग ये दावा करते कि उन्होंने रात के अंधेरे में पिता जैसी आकृति वाले किसी व्यक्ति को गांव की गलियों में भटकते हुए देखा है। क्या पिता रात्रि के अंधकार में गुब्बारे के लिए ईंधन और खाने पीने के सामान की खोज में वाकई नीचे उतर आते थे, या इसका कोई और कारण था? ये एक रहस्य ही बना रहा। किंतु पिता अब भी अपने भविष्यवाणी वाले पर्चों से गांव के निवासियों का कल्याण करने के काम में लगे हुए थे। मैं निरंतर पिता की सकुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहता। इसी तरह कई वर्ष और गुजर गए। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया था और मां अब बूढ़ी हो गई थी। उन्हीं दिनों एक रात मुझे सपने में पिता दिखे। सपने में वे बहुत थके हुए थे, बूढ़े और बीमार लग रहे थे, जैसे वे आकाश की कब्र में लेटे हुए हों। सपने में पिता को इस स्थिति में देखकर मैं भीतर तक विचलित हो गया। मुझे लगा अब निर्णय लेने का समय आ गया था। वो मेरे पिता थे। मैं उनके लिए हमेशा से कुछ करना चाहता था। मैं उन्हें सदा के लिए इस तरह अधर में लटकते हुए नहीं देख सकता था। मैं उन्हें इस नियति से छुटकारा दिलाना चाहता था। मैंने एक हॉट एयर बैलून बनाया। उसमें मैंने गांव के लोगों के अंगूठे लगवाकर और हस्ताक्षर करवाकर एक धन्यवाद पत्र टांग दिया। फिर मैंने उस गुब्बारे को मैदान में उसी जगह से ऊपर उड़ा दिया जहां से वर्षों पहले पिता गुब्बारे में बैठकर ऊपर चले गए थे। मेरा उड़ाया गुब्बारा भी न पूरब दिशा में गया, न पश्चिम की ओर, न उत्तर की ओर, न ही दक्षिण की ओर। संयोग से शायद उस दिन भी हवा बंद थी और मेरा उड़ाया गुब्बारा भी मैदान के ठीक ऊपर उठता चला गया, एक 5वीं दिशा में। गुब्बारे के साथ बांधे गए पिता के नाम भेजे धन्यवाद पत्र में मैंने लिखा था, पापा, आपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा दी। लोग आपके एहसानमंद हैं। अब मेरी बारी है। मैंने मौसम विज्ञान में डिग्री हासिल कर ली थी। अब मैं इसी इलाके में मौसम विभाग का अधिकारी नियुक्त हो गया हूं। अब मैं उपग्रह की मदद से यही काम करूंगा। अब आप स्वतंत्र हैं। अब ये दायित्व मुझे निभाने दे। उस रात मुझे गहरी नींद आई। नींद में पिता आए। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। वे प्यार से मेरे माथे पर हाथ फेर रहे थे। अगली सुबह मैं मैदान में गया। मेरे हाथ में दूरबीन थी। मैंने आकाश में दूर दूर तक देखा। पिता का गुब्बारा कहीं नहीं था। आकाश और दिनों की अपेक्षा ज्यादा नीला लग रहा था। धूप और दिनों की अपेक्षा ज्यादा गुनगुनी लग रही थी। पिता को भेजे पत्र में मैंने ये भी लिखा था, आपका पोता बड़ा हो गया है। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, वो वकील नहीं बनना चाहता, वो MBA करके किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करके लाखों रुपए का वेतन नहीं लेना चाहता। वो इन चारों में से किसी दिशा में नहीं जाना चाहता। उसका सपना अंतरिक्ष यात्राएं करने का है। वो यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई कर रहा है, एक 5वीं दिशा में जाने के लिए। पिता का गुब्बारा फिर कभी किसी को नजर नहीं आया। मेरा मानना है कि वे जहां कहीं भी हैं, उनकी आत्मा को अब शांति मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 5वीं दिशा, जिसके लेखक हैं श्री सुशांत सुप्रिय जी। श्री सुशांत सुप्रिय जी का जन्म 28 मार्च 1968 पटना, बिहार में हुआ था। ये कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, लघु कथा लिखते हैं, अनुवाद करते हैं।